बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। तो आज भी जो है उसी रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर्स को स्टडी करना है। तो रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन है करंट के रास्ते में। समटाइम्स तो हमें ये लगता है कि ये अपोजिशन जो है ये ठीक नहीं है, यानी ये अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स ये अपोजिशन हमें चाहिए भी होती है सर्किट के अंदर। क्योंकि आपको पता है हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम सर्किट के अंदर जो वायर्स यूज़ करते हैं वो हम आम तौर पे कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि जो कॉपर वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, यानी सर्किट के अंदर वो करंट के फ़्लो को आसान बनाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा जो सर्किट है उसके अंदर जो करंट है वो एक सेफ़ वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, अगर हमने सर्किट के अंदर प्रॉपर रेजिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व ना किए हों। और जब करंट जो है वो एक सेफ़ वैल्यू से एक्सीड करेगी तो हमारा जो सर्किट है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा ज़्यादा करंट की वजह से। चूँकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़्लो करेगा, जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे, जिसके नतीजे में हमारा जो सर्किट है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि हमारा जो सर्किट है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। इसलिए हमें अपने सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को एक सेफ़ वैल्यू तक महदूद रखने के लिए ख़ुद से कुछ रेजिस्टर्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, ताकि जो हमारा सर्किट है वो बर्न ना हो और जो करंट है वो एक सेफ़ वैल्यू से एक्सीड ना करे। तो इसी तरह से हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर्स हैं जिनको सर्किट के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बन रेजिस्टर्स या फिर कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो आज हमने इन्हीं कार्बन रेजिस्टेंसेस को पढ़ना है कि इन कार्बन रेजिस्टेंसेस के ऊपर लिखी हुई रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डीकोड करेंगे, यानी इसके ऊपर कलर्स की फॉर्म में हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद होगी। जब हम बाज़ार से ये वाला रेजिस्टर बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो इसके ऊपर हमें मुख्तलिफ़ रंगों के जो हैं बैंड्स नज़र आते हैं, यानी मुख्तलिफ़ रंगों की लाइंस बनी हुई नज़र आती हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो रेजिस्टर्स हैं ये आमतौर पर एक सिलेंडर की शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और इन सिलेंडर्स के ऊपर, इन सिलेंड्रिकल शेप के रेजिस्टर्स के ऊपर हमें मुख्तलिफ़ रंगों की इस तरह से बनी हुई लाइंस नज़र आती हैं। और अब हमें इन लाइंस को डीकोड करके इस रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है कि आया कि ये रेजिस्टर हमें रिक्वायर्ड है भी या नहीं भी। तो उसके लिए ऐसा है कि हमने जो है सब रंगों को, यानी जो हमारे पास कलर्स हैं, पॉसिबल कलर्स हैं, उनको मुख्तलिफ़ नंबर्स अलॉट किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ अलॉट की हुई हैं, और उन नंबर्स और उन वैल्यूज़ को पहचान कर हम बता सकते हैं कि ये जो हमने रेजिस्टर ख़रीदा है इसकी क्या रेजिस्टेंस है। जैसा कि यहाँ पर आपको जो है नंबर्स और कलर्स नज़र आ रहे हैं। हमारे पास जो कलर्स हैं जो कि आम तौर पे इन कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर मौजूद होते हैं वो हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जो है इनको नंबर से अलॉट किए हुए हैं, जैसा कि ब्लैक को 0 नंबर अलॉट किया हुआ है, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वायलेट को 7, ग्रे को 8 एंड वाइट को 9। ठीक हो गया। यानी ये पॉसिबल कलर्स हैं जो कि हमें कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर मिल सकते हैं, और इन तमाम कलर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो हमें जो है यहाँ पर इस टेबल के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको डीकोड करने का क्या मेथड है, यानी हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे, उसका क्या रूल है। तो उसका रूल इस तरह से है, हमें जो है आम तौर पे ये जो रेजिस्टर्स मिलेंगे ना, इन रेजिस्टर्स के ऊपर या तो 3 बैंड्स बने हुए होंगे या फिर 4 बैंड्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 होंगे या फिर 4 होंगे। ठीक हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट बैंड है वो इंडिकेट करेगा फर्स्ट डिजिट को। ठीक है, इसको हम बाय एग्जांपल भी देख लेते हैं। जो सेकंड बैंड है वो इंडिकेट करेगा सेकंड डिजिट को। थर्ड बैंड इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को, कि हमने कितने ज़ीरोज़ यहाँ पर लगाने हैं। फोर्थ बैंड इंडिकेट करता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब है एरर आने के कितने चांसेस इसमें हो सकते हैं।
तो देख लेते हैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने एक जो है रजिस्टर बनाया है, इसमें जो फर्स्ट बैंड है वो ब्लैक कलर में है, सेकंड बैंड जो है वो ब्लू कलर में है, थर्ड बैंड जो है ये हमारा रेड कलर में है, फोर्थ बैंड को मैंने कोई भी कलर नहीं दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोर्थ बैंड की, जिसको हमने कहा कि ये टॉलरेंस को शो करता है। तो जो फोर्थ बैंड है इसमें दो ही कलर्स हो सकते हैं, इसमें या तो गोल्ड कलर हो सकता है या फिर सिल्वर कलर हो सकता है, और ये शो करता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस से ये मुराद है कि हम ये जो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू में गलती के कितने चांसेस आ सकते हैं उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। तो अगर हमें यहाँ पर गोल्ड कलर का जो है वो बैंड मिलता है तो इसका मतलब है हमारी जो टॉलरेंस है, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, उसमें जो गलती के चांसेस हैं वो ±5% है। यानी जो हमने रेजिस्टेंस निकाली, हो सकता है उसकी वैल्यू जो है वो 5% कम आई है, या हो सकता है वो 5% ज़्यादा आई है। इसी तरह से अगर ये हमें जो फोर्थ बैंड है ये सिल्वर कलर में मिलता है, तो इसका ये मतलब है कि हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया है उसमें जो गलती के चांसेस हैं वो ±10% है। यानी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से 10% ज़्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी हो सकती है। चलें जी, अब हम बाकी बैंड्स की बात करते हैं। हमने कहा कि इसकी रेजिस्टेंस को स्टडी करने का या फाइंड आउट करने का या डीकोड करने का ये हमारे पास रूल है कि जो पहला बैंड है वो पहले कलर को इंडिकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला बैंड लिया है ब्लैक कलर का, तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट करता है। हम क्या करेंगे कि ब्लैक कलर से जो ब्लैक कलर के साथ मेंशन जो रंग जो रेजिस्टेंस क्या, हाँ जी, तो जो हमने पहला कलर कंसीडर किया है दैट इज़ ब्लैक, और ब्लैक के साथ जो एसोसिएटेड नंबर है वो है 0। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट हो जाएगा दैट विल बी 0। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट कलर है दैट इज़ ब्लू, और ब्लू के साथ एसोसिएटेड जो नंबर है वो क्या है 6। तो जो सेकंड डिजिट है वो शो करता है, सेकंड बैंड जो है वो शो करता है सेकंड डिजिट की वैल्यू, और सेकंड डिजिट हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद हमारा जो थर्ड बैंड है वो शो करता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को, और थर्ड बैंड है यहाँ पर रेड, और रेड जो है वो इंडिकेट कर रहा है 2 को। इस 2 का ये मतलब है कि हमने यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगाने। जो थर्ड हमारा बैंड है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को मेंशन करता है। सो हम यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, यहाँ पर हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, क्योंकि रेड जो है वो 2 को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 ज़ीरोज़। उसके बाद हमारे पास जो है जो फोर्थ कलर है, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि जो हमारा फोर्थ कलर है ये सिल्वर है या फिर ये गोल्डन है। तो अगर ये हमारा गोल्ड है तो यहाँ पर हम टॉलरेंस लगाएंगे ±5% की, और अगर ये हमारा सिल्वर होता तो हम यहाँ पर लगाते ±10% की टॉलरेंस। तो इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हमारा जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 600 ओहम ±5% इन केस ऑफ गोल्ड एंड ±10% इन केस ऑफ सिल्वर। तो ये था हमारा कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली क्या है, ये एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है। अब इस बात से क्या मुराद है, समटाइम्स ये होता है कि हमें सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ता है, यानी हम जो है सपोज़ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग किसी दूसरी क्वांटिटी में आने वाली वेरिएशन को चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए दो ही मेथड है, या तो ये मेथड है कि हम अपने सर्किट के अंदर बार बार जो है नए रेजिस्टर्स लगाते रहें, यानी हमें जो है सपोज़ एक 2 ओहम पे वैल्यू को चेक करना है, देन हमें 4 ओहम पे चेक करना है, देन हमें 6 ओहम पे, देन 8 ओहम पे एंड सो ऑन। तो एक तो तरीकाकार ये है कि हम जो है अपने सर्किट के अंदर बारी बारी ये वाले रेजिस्टर्स लगाते रहें और पिछले वाले रेजिस्टर्स को निकालते रहें। ये एक थोड़ा सा लेंथी मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि हम अपने सर्किट के अंदर कोई इस तरह का रेजिस्टर लगा दें जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम अपनी मर्ज़ी से बदल सकें, वेरी कर सकें। तो रियोस्टेट एक्चुअली एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस को हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वेरी कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना एक पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो रिव्यू करना है, रिकॉल करना है। आप लोगों ने जो है रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा हमारे कंडक्टर की हमारे जो है
इंस्ट्रूमेंट की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितनी हम लेंथ को डिक्रीज़ कर देंगे उतनी ही रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो रियोस्टेट है ये बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे अमल करता है। तो ये जो रियोस्टेट है ये बेसिकली एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस से ये मुराद है कि ये बेसिकली हमारे पास एक वायर है, एक तार है जिसको हमने एक सिलेंडर के ऊपर लपेटा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक सिलेंडर है, ये एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक तार को लपेटा हुआ है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो पेंसिल्स हैं उनके अंदर स्प्रिंग होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने एक वायर को लिया और एक स्प्रिंग की शेप में लपेट दिया। ठीक हो गया। और अब इस वायर में ये है कि हमारे पास इसके दो ये वाले एंड टर्मिनल्स हैं जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया लपेटना, और एक जहाँ पर एंड किया। इसके अलावा हमारे पास इस वायर के ऊपर एक थर्ड टर्मिनल भी होता है, जिस टर्मिनल को हम कहते हैं स्लाइडिंग टर्मिनल। यानी ये जो टर्मिनल है ये इस वायर के ऊपर स्लाइड करता है हमारे पास। यानी कि इस रजिस्टर में अब टोटल 3 टर्मिनल्स हो गए हैं, एक टर्मिनल ए, एक टर्मिनल बी, और तीसरा टर्मिनल है सी टर्मिनल। अब हमने जो है जब इस रजिस्टर को सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है, देखें यहाँ पर आपको मैं जो है सिंपल डायग्राम की सूरत में दिखाती हूँ कि ये हमारे पास ए और बी हैं फिक्स टर्मिनल्स, और तीसरा ये जो सी टर्मिनल है ये फिक्स नहीं है बल्कि ये स्लाइड कर सकता है। ये जो है इस रजिस्टर के ऊपर, इस वायर के ऊपर मूव कर सकता है, और ये जब मूव करेगा तो ये जो है लेंथ को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे। अब वो हम किस तरह से चेंज करेंगे कि जब हमने इस रजिस्टर को, इस रियोस्टेट को सर्किट के अंदर लगाना है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, इसको हम 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके 2 यूजेस हैं। ये जो रियोस्टेट है ना, इसके 2 यूजेस हैं हमारे पास। एक हम इसको यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर, और दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो पहले हम बात करते हैं कि हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि जब हम इस रियोस्टेट को सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो हम इसको सर्किट के अंदर ए और बी टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करते। आपको पता है सर्किट के अंदर जब भी हमें चीज़ लगानी है तो उसके 2 टर्मिनल्स लगाने पड़ते हैं। लाइक जब हमने लास्ट टाइम जो है एक बल्ब की एग्जांपल ली थी, तो इस बल्ब को भी हमें 2 टर्मिनल, एक यहाँ से टर्मिनल लिया था और एक यहाँ से टर्मिनल लिया था, और हमने इसको सर्किट के अंदर जोड़ दिया था। तो इसी तरह से जब हमें इस रियोस्टेट को सर्किट के अंदर लगाना है तो इसको भी हमें 2 टर्मिनल से लगाना है। तो वो 2 टर्मिनल ए और बी टर्मिनल नहीं होंगे, बल्कि वो ए और सी टर्मिनल होंगे। यानी हम सर्किट के अंदर एक फ़िक्स टर्मिनल लगाएंगे और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल लगाएंगे। तो जब हम यहाँ पर जो है एक सर्किट लगाते हैं, सपोज़ यहाँ से मैं एक सर्किट जो है वो कंप्लीट करती हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक बैटरी है और एक हमने की लगाई, और ये हमने सर्किट जो है वो कंप्लीट कर दिया। और इस सर्किट के अंदर अब हम रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे बाय दिस स्लाइडिंग टर्मिनल। ये जो हमारा सी टर्मिनल है, स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये इस जो हमारा रेजिस्टर है इसके ऊपर मूव करेगा, और हमें पता है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और अब अगर हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है तो हमें इस सर्किट के अंदर इंक्लूडेड रेजिस्टेंस की लेंथ को इंक्रीज़ करना है। लाइक ये हमारा सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर बी टर्मिनल की तरफ मूव कर देंगे, तो एक लंबी लेंथ जो है इन्वॉल्व हो जाएगी इस सर्किट के अंदर। और अगर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को ए टर्मिनल की तरफ मूव करवा देंगे, तो एक छोटी लेंथ जो है ये सर्किट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हम लेंथ को एडजस्ट करके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं रियोस्टेट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली पोटेंशियल को डिवाइड करता है। यानी हमारे पास अगर एक बैटरी है जिसका एक हैवी पोटेंशियल है, और हम जो है उस बैटरी से उसके सारे पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि हम किसी छोटी डिवाइस के लिए उसके थोड़े से पोटेंशियल को या कम पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम रियोस्टेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और रियोस्टेट क्या करता है, एक हैवी बैटरी के ज़्यादा पोटेंशियल को कम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगा। उसके लिए ये सर्किट जो है आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें, ये हमारे पास एक हैवी बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट्स, यानी एक हैवी पोटेंशियल है V वोल्ट्स। और ये जो है हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया हुआ है जिसके आपको पता है 2 टर्मिनल्स फिक्स होते हैं, A और B, और तीसरा टर्मिनल हमारे पास स्लाइडिंग है।
अब हमने इस सर्किट को किस तरह से बनाना है कि ये जो हमारी बैटरी है, जो मेन बैटरी है, जो कि मेन वोल्टेज सप्लाई है, ये जो फिक्स टर्मिनल्स हैं रियोस्टेट के, इनको हमने मेन सप्लाई के साथ लगा देना है। और ये जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और बी टर्मिनल के दरमियान हम वो सर्किट लगाएंगे जिस सर्किट के अंदर हमने वोल्टेज की कम वैल्यू को, रिड्यूस्ड वैल्यू को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसको हमने नाम दे दिया है VBC, क्योंकि ये B और C टर्मिनल के दरमियान की वोल्टेज है, इसलिए हमने इसको कह दिया है ये VBC है। और हमारा ये जो रेजिस्टर है, फुल रेजिस्टर है यानी फुल रियोस्टेट है, इसकी रेजिस्टेंस को हम कह देते हैं कैपिटल R। और ये जो हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन आया है जो कि हमने उस सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया है, जिस सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस की रिड्यूस्ड वैल्यू चाहिए, उस रेजिस्टेंस को हमने कह दिया है R। ठीक हो गया। वोल्टेज की रिड्यूस्ड वैल्यू चाहिए, उसमें जो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है उसको हमने कह दिया है स्मॉल r। अब यहाँ पर इस बैटरी की वजह से, जो हमारी हैवी बैटरी है, इसकी वजह से जो फ्लो करने वाला करंट है, लेट्स सपोज वो I है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है V किसके बराबर होता है, IR के, यानी V इज़ इक्वल टू IR। V है हमारी फुल जो बैटरी है उसका वोल्टेज, और इसकी वजह से I जो है वो फ्लो करने वाला करंट है, और R जो है इस सर्किट में इन्वॉल्व जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है, दैट इज़ R। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I जो है ये हमारा बराबर आ रहा है V डिवाइडेड बाय R के, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अगेन हम जो है ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं इस रीजन में जिसमें हमने स्मॉल वोल्टेज और स्मॉल रेजिस्टेंस ली हुई है। इस रीजन में भी जब हम ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास V इज़ इक्वल टू IR ही आएगा, यानी V इज़ इक्वल टू वोल्टेज इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, I करंट R रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है, इस स्मॉल पोर्शन में जो हमारा वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हमने नाम दिया था VBC का। सो हम लिख देंगे कि VBC इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और हमने इस स्मॉल पोर्शन की रेजिस्टेंस को नाम दिया है स्मॉल r का। सो रेजिस्टेंस की जगह पर हम लगा देंगे स्मॉल r, करंट की जगह पर हम लगा देंगे I, और हमारे पास I की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करके रखी हुई है, I इज़ इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पर I की जगह पर हम लगा देंगे V डिवाइडेड बाई R, कैपिटल R, और ये साथ आ जाएगा स्मॉल r। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें तो VBC जो है ये बराबर आ जाएगा R डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई V। और इस फार्मूले से हम अपनी स्मॉलर वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम स्मॉल r की वैल्यू को एडजस्ट करके, यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टर है, जो रियोस्टेट है, इसके अंदर स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके अपनी जो वोल्टेज है, जो हमारी स्मॉल वोल्टेज है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी बैटरी के वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।